डूंगरपुर में भगवान के दर पर एक बुजुर्ग महिला दम तोड़ती रही, लेकिन सिस्टम तो जैसे मर चुका था। बेशर्मी से महिला की मौत का तमाशा देखता रहा। वीडियो वायरल हुआ तो सवाल उठे, लेकिन मुर्दा हो चुके जिम्मेदार जवाब कैसे देते। नानी बा ए बा 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 उठ। लेकिन बा नहीं उठी। वो तो मुर्दा सिस्टम की भेंट चढ़ गई, परलोक सिधार गई। उसके अपने चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बा को बचाओ, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन अस्पताल में तो जैसे शमशान सा सन्नाटा पसरा था। जान की गुहार को कोई सुनने वाला नहीं था। ये कोई डॉक्टर की व्यवस्था ही नहीं है क्या भैया? यार कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है क्या? ना डॉक्टर का पता, ना कोई वार्ड बॉय और ना ही कोई कंपाउंडर जो नाजुक हालात को समझ पाता। कोरोना पीड़ित इस 90 साल की महिला को अटेंड करता, और जो था वो तो फोन पर मशगूल रहा। गजब कर रहे हो यार, आप खड़े हो फोन पे हो, क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ? हाँ तो क्यों आप यहाँ पर क्यों? क्या कर सकते थे यहाँ पर? क्यों कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? कोई भी हो तो यहाँ पर एंट्री होना चाहिए ना। यहाँ पर पेशेंट आया है तो पेशेंट आया तो ऊपर करेंगे, तो बुलाओ ना, यहाँ पर बुलाओ। सुना आपने, चिल्लाने से क्या होगा, क्योंकि शमशान में चीखों का शोर किसी को सुनाई नहीं दे। मेरी माँ तो चली गई, लेकिन किसी गरीब के साथ ये कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पे मुंह बंद करके अपनी मनमानी नहीं चलाए। राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य मंत्री, उच्च अधिकारी जल्दी से जल्दी सागवाड़ा चिकित्सालय और डूंगरपुर चिकित्सालय के बीच में जो तालमेल का अभाव रहा है, जिसके खातिर एक वृद्ध ने दम तोड़ा है, इसका बहुत जल्दी एक्शन ले, उन्हें इसकी सजा दे। अस्पताल का हाल तो आपने देख लिया, अब जरा इस एम्बुलेंस को भी देखिए, जिसमें इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल लाया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के गामोट वाड़ा में 3 सितंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 24 घंटे बाद हाई रिस्क वाली एक बुजुर्ग महिला को लेने ये एम्बुलेंस आई थी अस्पताल ले जाने के लिए। लेकिन एम्बुलेंस की तो खुद की सांसें उखड़ रही थी। ना कोई सहायक, ना कोई स्ट्रेचर और ना पंखे का इंतजाम। ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य मेडिकल सुविधा की तो बात ही छोड़ दीजिए। परिजन खुद पूरे रास्ते पंखा झेलते रहे। जैसे तैसे एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचे, इस आस में कि शायद बूढ़ी बा को बचाया जा सके। लेकिन अस्पताल की बेरुखी से ही बा तो व्हील चेयर पर ही परलोक सिधार गई और मृत सिस्टम पर सवाल छोड़ गई। आखिर भगवान के दर पर ऐसे मुर्दों का क्या काम? जयेश पवार, डूंगरपुर, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयेश पवार संवाददाता डूंगरपुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जयेश, 90 साल की बुजुर्ग औरत हॉस्पिटल में इलाज के लिए आती है, ना डॉक्टर ना कंपाउंडर। इस कोरोना काल में जहां राज्य सरकार ने आपातकाल इंतजाम किए हुए हैं, वहां एक औरत बिना इलाज के दम तोड़ देती है। किसी की जिम्मेदारी तय हुई या अभी भी हालात हॉस्पिटल के वैसे ही हैं? जी मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर का जो जिला कोविड अस्पताल है वो अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर के हमेशा से सुर्खियों में रहा है। आए दिन यहाँ से चाहे सफाई के मामले में हो, चाहे पानी के मामले में या फिर चिकित्सा सुविधाओं के मामले में, जो अंदर मरीज जो भर्ती रहते हैं वो लगातार शिकायतें करते रहते हैं। और इस बीच में जो जिला कलेक्टर कानाराम है वो भी लगातार हर हफ्ते कोविड अस्पताल का दौरा करते हैं। ये शुक्रवार की जब घटना है, जब 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला की अस्पताल के बरामदे में तड़प तड़प कर मौत हुई, उसके एक दिन पहले भी जिला कलेक्टर ने 3 घंटे तक हॉस्पिटल का विजिट किया था और सारे चिकित्सा अधिकारियों की बैठक भी ली थी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मरीजों को, जो भर्ती मरीज है, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अस्पताल प्रशासन और जो वहाँ के डॉक्टर्स और जो नर्सिंग कर्मी है वो अपनी आदतों में जरा भी सुधार नहीं ला रहे थे। इसका खामियाजा अगले दिन देखने को मिला कि एक 90 वर्ष की जो बुजुर्ग महिला है वो अस्पताल में उससे बरामदे में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। उसको किसी ने अटेंड नहीं किया। जी जयेश, इस बुजुर्ग महिला की मौत के बाद में आपकी हॉस्पिटल प्रशासन से बात हुई? किसी तरह की सफाई उन्होंने पेश की या अभी भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं?
मामले में हॉस्पिटल प्रशासन ने सफाई जरूर जारी की है अपने बचाव में, लेकिन कलेक्टर कानाराम ने इस पूरे मामले को गंभीर माना है। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की है और उस वक्त ड्यूटी पर जो कंपाउंडर थे, जो डॉक्टर थे, जो दूसरा स्टाफ था, उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके खिलाफ जाँच शुरू कर दी गई है। अब जाँच रिपोर्ट जब पूरी हो जाएगी उसके बाद में कलेक्टर की टेबल पर जब जाँच आएगी उसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। जी जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आईसीयू में गंभीर मरीजों की जान बचाती है, प्रदेश के अस्पतालों में वो ऑक्सीजन खुद आईसीयू में है। इस रिपोर्ट में देखिए। जो जान के लिए सबसे जरूरी है, जो अस्पताल में आखिरी हथियार है, जो मरीजों की लाइफ लाइन है, वो ऑक्सीजन खुद आईसीयू में है। देश से प्रदेश तक कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार है। दिन रात हजारों की तादाद में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। जो वायरस की चपेट में है, जिनकी हालत नाजुक है, उनके लिए ऑक्सीजन सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन के स्टॉक की स्याह सच्चाई देख लीजिए। सर 8:30 बज चुके हैं और हमारे पास एक भी सिलेंडर नहीं है। यहाँ पे एक भी, ये इमरजेंसी का एक ही सिलेंडर चल रहा है और ये 5 खाली हो चुके हैं सर। बस ये एक ही सिलेंडर चल रहा है और बिल्कुल भी सिलेंडर नहीं है। गाड़ी का आता पता ही नहीं है। कोटा के कोविड अस्पताल जैसे कई अस्पताल हैं जिनकी तस्वीरों में ऑक्सीजन के मामले अलहदा नहीं है। सरकारी और निजी अस्पतालों की आईसीयू में ऑक्सीजन की कमी है। एसएमएस के साथ अन्य अस्पताल में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है। रोजाना 900 से 1000 सिलेंडर की डिमांड की जा रही है। जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में डिमांड बढ़ी है। सरकारी अस्पतालों में सिलेंडर की क्वालिटी मॉनिटरिंग नहीं होने से भी परेशानी बढ़ी है। इंसान की जान पर बन आई है और इंसान ही इंसान का दुश्मन बन रहा है। चंद पैसों की खातिर इंसानियत को मारकर गहराते ऑक्सीजन संकट पर कालाबाजारी की जा रही है। प्रदेश के ऑक्सीजन के वेंडर्स ने कालाबाजारी की। बता दें कि एक सिलेंडर में करीब 6000 लीटर गैस आती है। गैस सिलेंडर की कीमत 150 रुपए होती है। एक सिलेंडर से 250 से 3000 रुपए वसूलने की शिकायत भी सामने आई है। हालांकि कलेक्टर ने वीकेआई में पुलिस का पहरा लगा दिया है और ऑक्सीजन की कमी को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बैठक भी की है, जिसमें कालाबाजारी को रोकने और समस्या का हल निकालने पर मंथन किया गया है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए जिंदगी की लाइफलाइन में कमी को रोकना होगा, कालाबाजारी पर ब्रेक लगानी होगी और घातक वायरस से मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। तभी हारेगा कोरोना, देश प्रदेश से भागेगा कोरोना। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। और अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर, नीमराना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 50 किलो गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में कार में सप्लाई करने युवक जा रहा था। एसपी भिवाड़ी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में कार में 50 किलो गांजा सप्लाई किया जाना था, लेकिन एसपी भिवाड़ी राममूर्ति के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। शख्स को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इससे प्राथमिक तौर पर पूछताछ की जा रही है कि गांजे की इतनी बड़ी खेप इसके पास कैसे आई। कुछ और बड़े नामों का भी खुलासा इसमें हो सकता है। और भरतपुर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। खाकी का इकबाल खत्म होता जा रहा है। बदमाशों का हथियार के साथ धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रुदावल थाना इलाके के ब्रह्मबाद गांव का बदमाश ओपी गुर्जर उर्फ टाइगर पिस्टल लहराते हुए अपने 3 साथियों के साथ लोगों को खुलेआम धमकी दे रहा है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कह रहा है कि वो किसी से डरने वाला नहीं।
टीम टाइगर ओपी गुर्जर, जो थोड़े बहुत चिलकतरों ने दिमाग में गलत फहमी पाल रखी है ना, वो गलत फहमी निकाल देना। टीम टाइगर ओपी गुर्जर आज भरतपुर है, मेरे प्यारे भरतपुर। कहाँ है? भरतपुर। और बदमाशन ने दिखा दूं, एक और बदमाशन ने दिखा दूं, ये देखो बदमाशन ने। और अलवर में 2 युवकों की लोगों ने मिलकर पिटाई की। करीब 6 से ज्यादा लोगों ने बेरहमी से इनकी पिटाई की। दोनों युवक गंभीर हालत में हैं। इनका इलाज शुरू हो चुका है। मालाखेड़ा थाने के चांद पहाड़ी गांव की ये पूरी घटना है। घटना के बाद 5 थानों की पुलिस ने गांव में दबिश दी। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। और आज रात 8 बजे देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर कोरोना काल में सबसे बड़ा खुलासा। प्रदेश के कई बड़े धार्मिक स्थल कल से खुलेंगे, जिसमें 3 महीने से बंद जयपुर के राजा पार्क में मौजूद गुरुद्वारे को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक गुरुद्वारे में संक्रमण से बचाव के लिए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। गुरुद्वारे में क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। निर्देशानुसार कल यानी कि 7 सितंबर से प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। बात करें जयपुर के सबसे बड़े गुरुद्वारे की, जो कि राजा पार्क स्थित है, तो यहाँ पर भी पूरी तैयारियां की जा चुकी है। सहयोगी राजकुमार से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। देखिए तस्वीरें, ये यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था की गई है कि कोरोना संक्रमित होने से बचा जाए। उसको लेकर जो साधक आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, यहाँ पर एक मशीन लगाई गई है जो कि पाँव से जो है उसको पंच करना है। उसके बाद पहला पंच करेंगे तो साबुन और दूसरे से जो है पानी का जो है बहाव आएगा और उसके बाद आप जो है यहाँ पर हाथ धोएंगे। और उसके साथ ही सैनिटाइज़र जो है मशीन वो भी वहाँ पर रखी गई है। यहाँ से जाने के बाद आपको जो है सैनिटाइज़ करना है। ये देखिए ये मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, सेंसर लगे हुए हैं। मशीन के नीचे आप हाथ रखेंगे तो अपने आप जो है सैनिटाइज़र होगा। उसके साथ ही ये जो पूरा परिसर है, जो गुरुद्वारे का पूरा परिसर है, इसको प्रतिदिन दिन में 3 बार जो है सैनिटाइज़ किया जाता है। इस पूरे परिसर को जो है सैनिटाइज़ करने के बाद ही श्रद्धालुओं को जो है अंदर आने दिया जाता है। करीब 116 दिन हो चुके हैं। उसके बाद अब जाकर फिर से गुरुद्वारा जो है वो खुलने वाला है। श्रद्धालुओं में भी काफ़ी समय से इंतज़ार था और वो आखिर पल आ ही रहा है। देखिए मुख्य द्वार जो है वहाँ पर भी सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, बोतल रखी गई है, पेंडुलम वाली सिस्टम है। यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है, पाँव से आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है सैनिटाइज हो जाएगा। ये पूरा जो है गुरुद्वारा है और यहाँ पर जो चद्दर बिछी हुई है ये भी दिन में 2 बार हटाई जाती है और नई चद्दरें बिछाई जाती है। पूरा जो है तैयारी की गई है, पूरा व्यवस्थित तरीके से प्लान किया गया है और इसी के चलते अब कल श्रद्धालुगण जो है यहाँ आसानी से दर्शन कर पाएंगे। सहयोगी राजकुमार के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। जामा मस्जिद जयपुर के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने कहा कि 7 सितंबर से मस्जिदों में नमाज शुरू हो रही है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों की सलामती के लिए कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से मानना बेहद जरूरी है। जामा मस्जिद इमाम मुफ्ती अमजद अली से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। साहब है जामा मस्जिद के हमारे साथ में मौजूद, सब गाइडलाइंस को लेकर के बहुत बारीकी की चीज़ें हैं कि एक दूसरे से दूर खड़ा हो जाए, मास्क लगाया जाए, एहतियात बरता जाए। जो शरिया के हिसाब से देखा जाए तो उसमें क्या रोशनी है, क्या बताया गया है कि इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बहुत से लोग बिना वजह सवाल खड़े करते। सवाल तो खड़ा नहीं करना चाहिए। असल तो शरीयत में मिल कर ही खड़ा होना चाहिए सबके अंदर। लेकिन जहाँ इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं कि बीमारी के बढ़ जाने का, करीब होने की वजह से ख़तरा हो, वहाँ थोड़ा सा फासला रख के खड़ा हुआ जा सकता है और नमाज इसमें हो जाएगी, किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और जो एहतियात है गाइडलाइंस के लिए, बाकी तमाम चीज़ें हैं। एक जैसा कि कहा गया कि जामा मस्जिद से फरमान तो जारी नहीं हो सकता, लेकिन गुजारिश हो सकती है तमाम लोग एहतियात बरतें आगे आने वाला होगा। हमारी इंतज़ामिया कमेटी इसमें बहुत कोशिश कर रही है, बहुत पहले से कर रही है। आज भी वो सब के सब मौजूद हैं यहाँ मस्जिद के अंदर और वो सब के सब इस बात के में लगे हुए हैं कि नमाजी 7 तारीख को आने शुरू होंगे मस्जिदों में। लिहाजा वो कानून की पाबंदी के साथ आएँ ताकि किसी किस्म की किसी दुश्वारी ना हो।
कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। और जोधपुर में कैसे हो रहा है जान से खिलवाड़, कैसे कोरोना को दावत दे रहे हैं लोग, इन तस्वीरों में देखिए। बारिश के बाद पहाड़ियों से झरने गिर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए पिकनिक का मौका है, तभी तो अपने परिवार के साथ झरने के नीचे जमकर मस्ती कर रहे हैं, बेफिक्र होकर। ना कोई दूरी, ना कोई मास्क, बस है तो सिर्फ मस्ती, बेशुमार तस्वीरें आपके सामने, जान जोखिम में डाल के झरने के नीचे झमाझम नाच। जोधपुर में करीब 10 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। आज सुबह भी झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद शहर के दहीसर पहाड़ियों में झरने बहने लगे, जिसके चलते वहां का नजारा देखते ही बन रहा था। आज सुबह बारिश होने के साथ ही शहरवासियों ने पर्यटन स्थलों की ओर रुख किया। पहले तो रविवार और उसके बाद शानदार बारिश लोगों के लिए मानो सोने पर सुहागे की तरह साबित हुई। और जोधपुर के बाद बात बीकानेर की। यहां छतरगढ़ के आईजीएनपी मुख्य नहर के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि भारी बरसात के कारण आईजीएनपी नहर के आरडी 585 पटड़े में कटाव आया है, जिससे आसपास के लोगों में बाढ़ का भय सता रहा है। सूचना के बाद छतरगढ़ सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। और अब देखते हैं वायरल टॉप 10। जोधपुर में बरसात के बाद पहाड़ियों से झरने गिर रहे हैं, जिस पर परिवार के लोग जान जोखिम में डालकर मस्ती करने में लगे हुए हैं। चूरू में यह कार चलते चलते बनी कार में तब्दील हो गई। चिंगारी उठी और देखते देखते कार आग का गोला बन गई। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर और कार में सवार एक अन्य शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। मोबाइल टावर पर उप सरपंच का प्रदर्शन और नीचे खड़े खाकी वाले। तस्वीरें भीलवाड़ा की है। रिकॉर्ड देखने की मांग को लेकर उप सरपंच ने ऊंचाई से अपनी आवाज बुलंद की। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद उप सरपंच काफी देर बाद नीचे उतर गया। पानी में फंसी गाड़ी को लोग धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें जैसलमेर की है। यहाँ एसडीएम की गाड़ी ही पानी के तेज बहाव में रपट गई और काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला गया। मछली पकड़ने का शौक इस युवक को भारी पड़ गया। मछली तो हाथ नहीं आई, हाँ हादसा जरूर हो गया। और ये युवक उदयपुर की स्वरूप सागर फतेहसागर लिंक नहर में गिर गया। लोगों ने समय रहते युवक को बाहर निकाल लिया। जैसलमेर में यह गाड़ी बुरी तरीके से पानी में फंस गई। इससे पहले कि गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूब जाती, गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद गांव वालों ने गाड़ी को पानी से बाहर निकाला। गलियां, दरिया और सड़क समंदर से बन गई। सैलाब की तस्वीरें जोधपुर की है। बारिश के बाद ये पानी सब कुछ बहाने पर आमादा है। पानी के रास्ते में जो आया वो तिनके की तरह बह गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के डूडी स्टेशन के पास ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के दौरान पत्थर उछलने से इलेक्ट्रिक सर्किट भी टूट गया। ब्लास्टिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये शव यात्रा नहीं बल्कि सिस्टम की मौत की तस्वीरें हैं। तस्वीरें झुंझुनू की है। यहां सड़क पर गंदे नाले का पानी जाम हो गया। मृतक के रिश्तेदार और ग्रामीण सड़क पर जमा इस गंदे पानी से होते हुए शव यात्रा में शामिल हुए। उदयपुर का यह गंगेश्वर महादेव मंदिर भीमसागर डैम के पानी में डूब चुका है। मंदिर का केवल शिखर नजर आ रहा है। श्रद्धालु शिखर मंदिर पर सजी ध्वजा के दर्शन कर लौट रहे हैं। पानी से ज्यादातर जलमग्न हो चुका है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।